नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और राइस स्मार्ट के स्टूडियो प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने हूं, बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन आपके लिए हफ्ते में एक दिन लेकर के आता हूं, सेम टाइम पर जिस समय मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। तो पिछले 2 सेशन में जनवरी करंट अफेयर्स का रिवीजन करा चुका हूं। आज इस तीसरे सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज एसएससी के एग्जामिनेशन में तो लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स हमें पढ़नी होती है। तो मैं जनवरी से करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको करा रहा हूं, तो करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट करते हैं रिवीजन जनवरी माह की करंट अफेयर्स का 2024। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हो गई है? दोस्तों, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं विकासशील। फटाफट आंसर करिएगा, जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो विकासशील इज द राइट ऑप्शन। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं विकासशील, इनको अपॉइंट कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ये 1994 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के। करेंटली एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर थे ये जल जीवन मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के मनीला फिलीपींस जो है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है, he has been appointed as ED एशियन डेवलपमेंट बैंक for a period of 3 years। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये 3 वर्ष के लिए बने हैं from the date of assumption of charge। जब चार्ज ये स्वीकार कर लेंगे तो अगले 3 साल के लिए ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे रहेंगे। while स्मिता सारंगी has been appointed to the post of advisor to the executive director। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि विकासशील की बात कर रहा हूं। विकासशील की डेजिग्नेशन के लिए जो एडवाइजर हैं उसके रूप में नियुक्त किसको कर दिया गया है? स्मिता सारंगी को। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मनीला फिलीपींस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज। तो एक बात आपको यहां पर क्या याद रखनी है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? विकासशील। दूसरा ये याद रखना है कि एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये कौन बनी है? स्मिता सारंगी। दोनों की नियुक्ति 3-3 वर्षों के लिए हुई है। एडीबी के बारे में बात करें तो एडीबी स्टैब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ है बताया आप सभी लोगों को? मनीला फिलीपींस। प्रेसिडेंट यानी कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकावा, और उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया से ही हैं। इनका नाम है दोस्तों अशोक लवासा। डायरेक्टर ऑफ एडीबी फॉर इंडिया कौन बन गए हैं? टेकियो कोनिशी बन गए। टेकियो कोनिशी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो अब आप लोग जान ही गए, विकासशील। एडवाइजर की बात करें तो स्मिता सारंगी। और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य कितने हैं? 68। ये स्टैटिक जीके है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और एक बात और याद रखिएगा, जितनी भी चीजें आपको कराता जा रहा हूं बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए क्या है, तो जितने भी एशिया प्रशांत महासागर के देश हैं उनको ऋण प्रदान करना। ठीक है, अगेन जितने भी विकासशील देश हैं उनको ऋण चाहिए होता है विकासशील यानी कि विकासात्मक कार्यों के लिए, तो ऋण प्रदान करना एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अगला प्रश्न, हु हैज बीन नेम्ड एज द क्लास C डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व है। अब क्योंकि ये जो क्लास C डायरेक्टर यहां पर अपॉइंट हुए हैं, ये डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट इंडिया की करंट अफेयर्स के बिहाफ पर नहीं होता अगर ये भारतीय मूल के ना होते। तो भारतीय मूल का व्यक्ति जब कभी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स यानी कि इंटरनेशनल डेजिग्नेशंस पर नियुक्त होता है तो वो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कौन बन गए हैं? मिस्टर राजीव शाह। राजीव शाह इज द राइट ऑप्शन। तो यूएस में डॉक्टर राजीव शाह को क्लास C ऑफिसर बना दिया गया है यहां पर फेडरल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, जो फेडरल बैंक कहां पर लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। जैसे इंडिया में आरबीआई कहां पर लोकेटेड है? मुंबई में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। राजीव शाह इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इनको यहां पर 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। ये है मिस्टर राजीव शाह, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, who has been appointed as the CEO of Adani Ports and Special Economic Zone। Adani Ports and Special Economic Zone के CEO के रूप में, CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति कर दी गई है? तो दोस्तों ये बन गए हैं मिस्टर अश्वनी गुप्ता। अश्वनी गुप्ता, डी इज द राइट ऑप्शन। तो अश्वनी गुप्ता, ये आपके सामने अश्वनी गुप्ता दिख रहे हैं।
अश्विनी गुप्ता को नियुक्त कर दिया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली क्या होते हैं? वो जगह होती हैं जहां पर एक्स्ट्रा टैरिफ बेनिफिट दिए जाते हैं कंपनियों को, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। He was the former global chief operating officer of Nissan Motors। तो निसान मोटर्स में ये जो अश्विनी गुप्ता है निशान मोटर्स के फॉर्मर ग्लोबल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, बस इतना बहुत है, याद रखिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन मैक्सिमम अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024। इनमें से वो कौन सी फिल्म है जिसको सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड में? और दोस्तों अभी ये तो जनवरी की करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसके आगे हुआ था एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर। ऑस्कर में भी इस फिल्म को सबसे ज्यादा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो अगर आप ऑस्कर का जानते होंगे तो मेरी हिंट से समझ गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर ओपेनहाइमर की। दोस्तों ओपेनहाइमर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर की कहानी है। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, अमेरिका से बिलोंग करते हैं और अगेन जानते हैं, ठीक है, इन्होंने ही सक्सेसफुल, ठीक है, टेस्ट किया था एटॉमिक को। उसके बाद परीक्षण के बाद जब आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो टेस्टिंग सीधे कहां पर हुई थी? टेस्टिंग के बाद इसका जो ट्रायल था वो आप जानते हो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया था। आज तक एकमात्र ऐसा देश है अमेरिका जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए हैं, जिसकी तबाही पूरे विश्व ने देखी थी। उसके बाद अभी तक परमाणु बम है तो बहुत से देशों के पास, लेकिन उसका इस्तेमाल उसके बाद से अब तक किसी देश ने नहीं किया है। तो उन्हीं की पूरी स्टोरी दिखाई गई रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी इसने 5 पुरस्कार जीते हैं और अगेन ऑस्कर जो एकेडमी अवार्ड्स की बात कर रहा था उसमें इसने 7 पुरस्कार जीते हैं। द अवार्ड्स वर गिवन इन बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया यूएसए ऑन जनवरी 8 जनवरी को कैलिफोर्निया यूएसए के, ठीक है, बेवर्ली हिल्स में इस पुरस्कारों को प्रदान किया गया है। ओपेनहाइमर ने 5 पुरस्कार यहां पर जीते हैं। ओपेनहाइमर ऑल्सो वॉन द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी। अब यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर मैंने पूरा मेंशन कर दिया है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ मेल एक्टर ड्रामा, ये सिलियन मर्फी को मिला है ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर ड्रामा, ये लिली ग्लैडस्टोन को मिला है किलर्स ऑफ द फ्लावर्स मून। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलान को मिला है फॉर ओपेनहाइमर। बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार जस्टिन ट्रिएट को मिला है आर्थर हरारी एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए व्हाट वाज आई मेड फॉर बारबी, म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय बिल्ली इलिश फिनिस, ठीक है, इनको मिला है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हु हैज एज्ड हर नेम इन द एनल्स ऑफ म्यूजिक कैटेगरी बाय सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग द मोस्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग अ सिंगल कंसर्ट इन द यूएई। यूएई में एक ही कंसर्ट में सबसे ज्यादा भाषाओं में गाना गा करके इन्होंने विश्व इतिहास रच दिया है। तो क्या है इनका नाम, जिन्होंने सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में किसी एक ही लाइव कंसर्ट में गाना गा करके इतिहास रचा है? ये बात याद रखिएगा कि एक ही संगीत कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, एक सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो इनका नाम है दोस्तों सुचेता सतीश। सुचेता सतीश ये हैं और इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। तो ये हिस्टोरिक और इंस्पायरिंग इवेंट सुचेता सतीश फ्रॉम केरला, ये कहाँ से हैं? केरला से हैं। इन्होंने अपना नाम लिखवा लिया सबसे ज्यादा लैंग्वेज में गाना गा करके। सुचेता's ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वाज पार्ट ऑफ द कंसर्ट फॉर क्लाइमेट। तो ये जो यहाँ पर कंसर्ट कर रही थी, म्यूजिक कंसर्ट, ये कंसर्ट फॉर क्लाइमेट के लिए बनाया गया था। अ यूनिक इनिशिएटिव एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये इवेंट डिजाइन किया गया था जो क्लाइमेट इश्यूज की, ठीक है, जो क्लाइमेट इश्यूज हैं उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इस इवेंट्स को डिजाइन किया गया था। और यहाँ पर इन्होंने, जानते हैं, 140 लैंग्वेजेस में ये गाना गाया है, 140 लैंग्वेजेस में, विद हर म्यूजिकल प्रोवेस एंड अ पावरफुल मैसेज। तो दैट्स वाई इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान कर दिया गया है। दोस्तों आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द 58th DGSPs कॉन्फ्रेंस 2023 इन विच सिटी। DGSP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, और IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो DGP और IGP, DGP के बारे में बात करें तो किसी भी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी DGP होता है। तो DGP और IGP की कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
पूरा के पूरे देश की सुरक्षा की बात है और पुलिस क्या संभालती है, सुरक्षा व्यवस्था संभालने का काम करती है। तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है पिंक सिटी जयपुर एंड द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी जयपुर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ठीक है, यहां पर 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन की ट्रॉफी भी अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं उनके द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, और अगेन 500 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स रैंक को, ठीक है, यहां पर सम्मानित किया गया है। तो अटेंडिंग फिजिकली फ्रॉम जयपुर एंड ओवर 500 पुलिस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस रैंक पार्टिसिपेटिंग। 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। अब वो 3 पुलिस स्टेशन कौन से हैं जिनको बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है? तो ये है राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हैदराबाद तेलंगाना, सेरामपुर पुलिस स्टेशन हुगली पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेरगारी पुलिस स्टेशन। ये 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन हैं इंडिया के, आप भी नाम जान लीजिए। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, फटाफट बताइएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में भारतीय रेलवे का समर्थन करने के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में यूसैड के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जो एजेंसी है, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यानी कि रेलवे में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, पूरे रेलवे सिस्टम में किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने जो 17 एसडीजी यानी कि 17 सस्टेनेबल गोल बनाए हैं, इसमें नेट जीरो कार्बन भी एक गोल है, यानी कि जीरो कार्बन का उत्सर्जन। भारत नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कब तक? 2070 तक। 2070 तक भारत सभी क्षेत्रों में नेट जीरो को प्राप्त कर लेगा, ऐसा भारत ने अभी वादा किया है, प्रॉमिस किया है और इसकी तरफ काम भी कर रहा है। लेकिन रेलवे में नेट जीरो कार्बन इमिशन कब तक प्राप्त करने की बात कही गई है? ये 2030 तक बात प्राप्त करने की बात कही गई है, यहां पर याद रखिएगा। 2030 तक नेट जीरो अचीव करेंगे, किसमें? रेलवे में। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एमओयू। इंडिया और यूएसएआईडी, इन दोनों के बीच में एक एमओयू लाया गया है, जिसके अंतर्गत हेल्प किया जाएगा यहां पर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के मामले में। ध्यान रखिएगा यहां पर इंडियन रेलवेज के। चलिए आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। रिसेंटली इन जनवरी 2024 बायलेटरल हज एग्रीमेंट 2024 वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। क्योंकि हज कहां पर है? तो हज सऊदी अरबिया में स्थित है। तो भारत और किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया साम्राज्य के बीच में एक हज से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूछा यह जा रहा है कुल कितना कोटा दिया गया है 2024 के लिए, यानी कि भारत से कितने लोग 2024 में हज जा सकेंगे। तो यह हज का कोटा निर्धारित किया गया है। तो भारत और सऊदी अरब ने मिलकर के इस कोटे को फाइनलाइज किया है और यह संख्या है 1,75,025, 1,75,025। ये हज पिलग्रिम्स का टोटल कोटा है वर्ष 2024 के लिए फॉर इंडिया, भारत के लिए। दिस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन बोथ कंट्री टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर रिलेशंस एंड गिव प्रायोरिटी टू वेल बीइंग ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कि जितने भी तीर्थयात्री हैं वो यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो उनका अगेन अच्छे से वहाँ पर पहुँच सके, अच्छे से उनका रखरखाव किया जा सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एमओयू साइन किया गया है। अगला प्रश्न, फॉर द फर्स्ट टाइम IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स C-130 हरकुलिस विमान है, यानी कि बहुत बड़ा विमान है इंडियन एयरफोर्स का, भारतीय वायुसेना का, विद गरुड़ कमांडोज। और इसमें कौन थे? गरुड़ कमांडोज थे। लैंडेड एट, कहां पर लैंड किया है? एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड एट नाइट, यानी कि दिन में तो इस ग्राउंड पर उतर चुके थे, लेकिन रात में इतने बड़े प्लेन को इस ग्राउंड पर उतारना, तो इसमें सफलता हासिल कर ली है भारतीय वायुसेना ने। तो ये एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड कहां पर बनाया गया है? जहां पर C-130 जो हरकुलिस विमान है इंडियन एयरफोर्स का, इसको उतारा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कारगिल एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड। ये कुछ फोटोज आई थी, आप देख सकते हो कि रात में इतना बड़ा विमान इस रनवे पर उतरा है, कारगिल के इस एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर उतरा है। तो ये अपने आप में इतिहास रच दिया गया है और गरुड़ स्पेशल फोर्सेस इसके साथ में थी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन IAF C-130J एयरक्राफ्ट मेड अ लैंडिंग एट कारगिल एयर स्ट्रिप एट नाइट। पहली बार ऐसा हुआ है
ठीक है। तो द ALG इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 10,000 फीट, ठीक है, इज अ रिस्ट्रिक्टेड एयर स्ट्रिप। ये एक रिस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित एयर स्ट्रिप, हर विमान यहां पर नहीं उतर सकता, तो ये प्रतिबंधित एयर स्ट्रिप है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये एयर स्ट्रिप लोकेटेड है दोस्तों। तो कारगिल ALG इज द ओनली एयर स्ट्रिप इन दिस एरिया एंड इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो कारगिल में ये जो कारगिल एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप है, क्योंकि इस एरिया में एकमात्र यही एयर स्ट्रिप है। तो जून 2009 में IAF ने, ठीक है, एक प्रोजेक्ट अपग्रेड किया था 8 ALG इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 8 ALG यानी कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने के लिए। अब गरुड़ कमांडो फोर्स के बारे में जान लीजिएगा। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की विशेष बल इकाई है। इसका गठन सितंबर 2004 में हुआ था, गरुड़ स्पेशल कमांडोज। आगे आते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। हिंदी को प्रमोट करने के लिए और हिंदी को आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है, हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है, ध्यान रखिएगा। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 1975 से भारत, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद और टोबैको, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है, तभी से मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। तब से यह हर साल 10 जनवरी को, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि 2006 में प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह को प्रति वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो ये हिंदी दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कई देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? जानते हो, प्रवासी भारतीय दिवस जिसे NRI डे के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी भारत के बाहर भारतीय रह रहे हैं, उनका भारत की प्रगति में जो योगदान है, उसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा योगदान हमारे देश को देते हैं, और जितने भी बाहर प्रवासी रह रहे हैं उन सभी को मेरा खुद सैल्यूट है। उसका रीजन, वो हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में पैसा भेजते हैं। उससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है? स्ट्रांग होती है। और इस बार भारत सबसे ज्यादा संप्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व में पहला देश बन गया। $100 बिलियन से भी ज्यादा यहाँ पर क्या है? संप्रेषण प्राप्त हुआ है भारत को। तो ऑब्वियसली इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये दिवस बेसिकली मनाया जाता है, ठीक है, किसको लेकर के ध्यान में? ठीक है, ये महात्मा गांधी को ध्यान में रख करके, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो दैट्स वाई इसको मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा इस बात को, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग द डे बिगिन इन 2003 से शुरू किया गया था। द फर्स्ट प्रवासी भारतीय कन्वेंशन, द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, was organized on January 9, 2003. Since 2015, this convention is held every 2 years. प्रत्येक 2 वर्ष में इस कन्वेंशन का आयोजन भी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को उसके विशाल विदेशी प्रवासियों से जोड़ना और उनके ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल को एक साझा मंच पर लाना। अब तक 17 बार सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? पृथ्वी घूर्णन दिवस, यानी कि अर्थ रोटेट करती है, जो सन के चक्कर लगाती है, रोटेट करती है। तो प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे, क्योंकि इसी दिन यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने की महत्वपूर्ण खोज को पहचानने के लिए समर्पित दिन है। इट इज अ डे डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइजिंग द पाइवोटल डिस्कवरी ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो अगेन अपने एक्सिस पर जो पृथ्वी घूमती है उसको, उसकी खोज की गई थी। दैट्स वाई अर्थ रोटेशन डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 470 BC में ग्रीक क्लेम्स दैट द अर्थ रोटेटेड ऑन इट्स ओन बैक। इन 1851 फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है, लियो फोकॉल्ट शोड द वर्ड्स रोटेशन विद द असिस्टेंस ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम के असिस्टेंस यानी कि पेंडुलम की सहायता से उन्होंने ऐसा घूर्णन दिखाया था। दैट्स वाई पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। अर्थ की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो अर्थ का डायमीटर 12,714 किलोमीटर का है, 7,900 माइल्स फ्रॉम द नॉर्थ से टुवर्ड्स द साउथ पोल्स, नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में, एंड 12,756 किलोमीटर, 12,756 माइल्स वाया द इक्वेटर, ध्यान रखिएगा।
तो अगेन, पृथ्वी के महाद्वीपों के बीच लाखों वर्षों से चक्रीय संबंध रहा है। पृथ्वी की सतह का 70% भाग पानी से ढका हुआ है। इसमें से केवल 3% मीठा पानी है, 97% खारा पानी है। खारा पानी जो पीने लायक नहीं होता है, बट कई देश अब इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, खारे को साफ पानी यानी कि पीने लायक बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे इजराइल ने काम किया है, खारे पानी को पीने लायक बना देता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर जनवरी 2022 एज ड्राई डे एज द कॉन्सिक्रेशन ऑफ राम टेम्पल विल टेक प्लेस इन अयोध्या ऑन दैट डे। 22 जनवरी को नंबर ऑफ स्टेट्स ने ड्राई डे मनाया था, क्योंकि 22 जनवरी को देश में श्री राम मंदिर के स्थापना का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। तो दैट्स वाई सबसे पहले अनाउंसमेंट किया गया था छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, नंबर ऑफ स्टेट जो थे उन्होंने ड्राई डे घोषित कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ में नए सीएम बने हैं विष्णुदेव शाही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं और भाजपा चुनाव जीत गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनाव जीत गई, मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव जीत गई थी, और एट दैट टाइम राजस्थान में चुनाव जीत गई थी। तो 3 जगहों पर भाजपा चुनाव जीत गई थी। तो जितने भी भाजपा शासित देश हैं, लगभग कई प्रदेशों ने क्या किया था, यहां पर 22 जनवरी को ड्राई डे सेलिब्रेट किया था। तो अगेन छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साई, भूपेश बघेल को रिप्लेस किया है। डिप्टी सीएम यहां पर हैं अरुण साव एंड विजय शर्मा। गवर्नर यहां के हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। स्पीकर ऑफ द छत्तीसगढ़ असेंबली ये है रमन सिंह। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रिसेंटली इन 2024 हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल गॉट जीआई टैग। वेस्ट बंगाल के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग क्या होता है? बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि एक जगह की कोई वस्तु उस जगह पर होने की वजह से उसमें एक यूनिकनेस है, तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया जाता है। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ये कंफर्मेशन दिया गया। वो 5 प्रोडक्ट्स कौन कौन से देख लीजिएगा, सुंदरबन हनी यानी कि सुंदरबन का शहद, ठीक है, ब्लैक नुनिया राइस, ये नुनिया राइस है, ठीक है, देन तंगाइल साड़ीज, बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, साड़ी के ब्रांड हैं। तो 3 साड़ी के ब्रांड है, एक चावल है और एक यहां पर क्या है, सुंदरबन का हनी है। अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैज अर्न्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023। विश्व का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट 2023 में किसको ये टाइटल दिया गया? विश्व का सबसे टॉप क्लास एयरपोर्ट, तो ये टाइटल मिला है दोस्तों सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को। इसके पहले कतर में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको ये पुरस्कार मिलता रहता था, लेकिन अब सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट नंबर 1 पे आ गया है, याद रखिएगा, बेस्ट एयरपोर्ट। और ये किसके द्वारा? स्काई ट्रैक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को बनाने का काम करती है। ठीक है, तो नंबर 1 पर है सिंगापुर का चांगी, नंबर 2 पर है हमद, ठीक है, दोहा जो कि कतर में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन टोक्यो में हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सियोल का इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5वें पर पेरिस का है, ठीक है, 6ठे पर इस्तांबुल है, 7वें पर म्यूनिक है, 8वें पर ज्यूरिक है, 9वें पर टोक्यो का ही नरीता और 10वें पर है मैड्रिड बाराजाज। तो टॉप 10 में इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे, who has been appointed as the first women director general of police of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, इसके पहले महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार की कोई महिला डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं दोस्तों रश्मि शुक्ला। और अभी बताया था डीजीपी देखो, पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है, हर एक राज्य के पास पुलिस व्यवस्था होती है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहां पर केंद्र ही शासन कर रहा है, ठीक है, लेकिन दिल्ली जैसे जगहों पर यूनियन टेरिटरी होते हुए यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो अगेन अदरवाइज राज्य के पास होती है और राज्य का सबसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी के रूप में जाना जाता है। तो रश्मि शुक्ला का नाम याद रखिएगा, ये पहली महिला बन गई है, यानी कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल है मुंबई, सीएम है एकनाथ शिंदे, भाजपा से ही हैं, ठीक है, लेकिन अगेन याद रखिएगा डायरेक्टली भाजपा से नहीं, शिवसेना जो टूटे थे ना, तो एक शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिल गई और एक शिवसेना किसको मिल गई है? एक शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को। देन डिप्टी सीएम की बात करें तो ये हैं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, दो डिप्टी सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें ये है रमेश बैस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में सेक्रेटरी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? रेलवे बोर्ड में सेक्रेटरी यानी कि सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति कर दी गई है? तो ये सचिव बन गई हैं अरुणा नायर।
अरुणा नायर इज द राइट ऑप्शन। तो अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड का नया सचिव नियुक्त कर दिया गया है। 1987 बैच की भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी और लेवल 16 सूचीबद्ध IRS अधिकारी हैं, ठीक है, IRPS अधिकारी हैं, याद रखिएगा, और IRMS। तो जया वर्मा सिन्हा ये फर्स्ट वीमेन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड CEO ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूं। तो अरुणा नायर तो बनी है, क्या बनी है, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड की, और इसकी चेयरमैन की बात करें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है, जया वर्मा सिन्हा अध्यक्ष हैं, ये याद रखिएगा। आगे, इन जनवरी 2024 which of the following payments bank has applied to the Reserve Bank of India for a small finance bank license? जनवरी 2024 में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, यानी कि वो अभी पेमेंट बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए अप्लाई किया है। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या है, तो पेमेंट बैंक सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, वो लेंडिंग नहीं कर सकता, और स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट और लेंडिंग दोनों कर सकता है। अब स्मॉल फाइनेंस और एक कॉमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस बात करें तो कॉमर्शियल बैंक ज्यादा अमाउंट के एक्सपोजर कर सकते हैं, बल्कि ये इतने अमाउंट के एक्सपोजर नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है। इसने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अप्लाई कर दिया है, ठीक है। इक्विटी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक है। द बैंक मस्ट ऑल्सो हैव पेड अप कैपिटल ऑफ 200 करोड़, यानी कि 200 करोड़ है तभी आप स्मॉल बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2023, ठीक है, द RBI रिसीव्ड वन एप्लीकेशन अंडर द गाइडलाइंस फॉर वन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर डेटेड दिसंबर 5, 2019 फ्रॉम फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को पेमेंट बैंक बने हुए 5 साल पूरे हो गए थे। 5 साल के बाद वन टैप लाइसेंसिंग स्कीम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है, उसी के तहत फिनो पेमेंट बैंक एकमात्र ऐसा पेमेंट बैंक है जिसने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे, वेयर डिड यूनियन हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेट प्रसादम। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, आप जानते ही हो, फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हैं। प्रसादम इंडियाज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, भारत की पहली हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया इनके द्वारा। तो प्रसादम का उद्घाटन कहां पर किया गया या प्रसादम कहां पर लोकेटेड है, तो ये महाकाल की नगरी उज्जैन में लोकेटेड है, और जो उज्जैन टेम्पल का कॉरिडोर परिसर है ना, वहीं पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है, वहीं पर इस पूरी स्ट्रीट को बनाया गया है जहां पर हेल्दी और हाइजीनिक फूड आपको प्रदान किया जाएगा। तो नीलकंठ वन महाकाल लोक जो बनाया गया है, उसी महाकाल लोक में नीलकंठ वन में ये लोकेटेड है। तो प्रसादम 939 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और कुल 17 दुकानें हैं यहाँ पर। तो ये हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट के रूप में घोषित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ प्रतिदिन महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले 1 से 1.5 लाख भक्तों के लिए भोजन विकल्प प्रदान करना है। तो 1 से 1.5 लाख भक्त जो कॉरिडोर में आते हैं उनको भोजन विकल्प प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो अगेन वाइब्रेंट स्टॉल जैसे ईट राइट मिलेट मेलाज, तो मिलेट्स को भी प्रमोट किया गया था 2023 में, तो 2024 में भी इसकी छवि यहां पर दिखाई दी है। आगे, किस राज्य की लाल चींटी की चटनी जिसे स्थानीय रूप से काई चटनी के नाम से जाना जाता है को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। दोस्तों, चींटी की चटनी के बारे में सोच सकते हो, ये एक राज्य है, इस राज्य के एक जिले में चींटी की चटनी लोग खाते हैं। चींटी और चींटी के जो छोटे छोटे सफेद अंडे होते हैं उसको भी साथ में पीसते हैं और उस चटनी को खाते हैं, बड़े ही चाव से खाई जाती है, उसको GI टैग प्रदान कर दिया गया है। विश्व में डिमांड भी है इस चटनी की, इसे काई चटनी कहते हैं और ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। तो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, काई चटनी बनाई जाती है। कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, ये जो सफेद सफेद देख रहे हो ना, ये सफेद सफेद चींटी के अंडे होते हैं। तो लाल चींटी और चींटी के साथ में उसके सफेद अंडे दोनों को पीस के चटनी बना दी जाती है। सोचिए आप, ठीक है। मुझे तो सोच करके भी लगता है चींटी की चटनी कैसे लोग खा लेते होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वैसे ही खा लेते होंगे जैसे नॉनवेज खाते हैं। चलिए आगे आते हैं। एलिजाबेथ बॉर्न हैव डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट
एज अ प्राइम मिनिस्टर शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। एलिजाबेथ ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही थी? तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही थी, इस्तीफा दे दिया है। और फ्रांस के नए जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? गैब्रियल अटल ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। तो अगेन एलिजाबेथ बोर्न यहां से गई और इनकी जगह किसने ले ली है? इनकी जगह गैब्रियल अटल ने ले ली है। और गैब्रियल अटल जो हैं, ठीक है, ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, यहां पर देख लीजिएगा, यंगेस्ट पीएम इन मॉडर्न French history, outranking even socialist Laurent Fabius, who was 37 when he was appointed by Francois Mitterrand in 1984। तो ये 34 वर्ष के हैं। इसके पहले 1984 में 37 वर्ष के लॉरेंट फैबियस की नियुक्ति हुई थी, तो उनसे भी छोटे हैं, सबसे कम उम्र के, ध्यान रखिएगा। अगला, हाँ, अगेन धाकड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हेनरी क्लासेन ये किस देश के लिए खेलते थे या किस देश से संबंध रखते हैं? तो हेनरी क्लासेन की बात करें दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आगे आते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। खेल की दुनिया में सर्वोच्च पुरस्कार यही है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से ये 1991-92 में स्थापित हुआ था। उसके बाद इसका नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भाजपा के शासनकाल में। तो गेंद किसको मिला है? सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों लॉन टेनिस से संबंध रखते हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है? थाईलैंड ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन में भी मेंस डबल्स का खिताब इन्हीं दोनों लोगों ने जीता है। तो अगेन यहाँ पर सारे के सारे पुरस्कार देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 9 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अर्जुन अवार्ड भी दिए गए हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिए गए, द्रोणाचार्य कोच को दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और अदर पुरस्कार जो भी हैं वो बांटे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शी प्रेजेंटेड द अर्जुना अवार्ड टू 26 स्पोर्ट्स पर्सन, 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, इंक्लूडिंग क्रिकेटर मोहम्मद शामी, चेस प्लेयर हैं आर वैशाली, ठीक है, आर्चर्स ओजस प्रवीण देवताले एंड अदिति गोपीचंद स्वामी, गोल्फर दीक्षा डागर एंड मेनी अदर्स। तो कुल 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार यहां पर देख लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तो बता ही दिया, चिराग शेट्टी एंड सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी बैडमिंटन। देन द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें यहां पर, तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है? ललित कुमार, ठीक है, ललित कुमार। आरबी रमेश ये चेस के कोच हैं, ये रेसलिंग कोच हैं। महावीर प्रसाद सैनी ये पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं। शिवेंद्र सिंह की बात करें हॉकी कोच हैं। गणेश प्रभाकर देवरुक्कर की बात करें तो मल्लखंब के कोच हैं। देन द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए आउटस्टैंडिंग कोच के लिए मिला जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो कि गोल्फ के कोच हैं, ठीक है। भास्करन ई कबड्डी के कोच हैं। जयंत कुमार पुशीलाल ये टेबल टेनिस के कोच हैं। फिर आगे ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए, कविता सेल्वराज ये कबड्डी के लिए। देन मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी मिली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट रनर अप रही है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकंड रनर अप के रूप में रही है यहां पर। तो ये कुछ पुरस्कार थे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड होस्ट द 46th सेशन इन 2024। तो अगेन 46वां सेशन जो कि 2024 में आयोजित किया जाएगा उसको कौन सा देश होस्ट करेगा, ठीक है, और कौन अध्यक्षता करेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो विश्व विरासत समिति है उसकी। यूनेस्को आप जानते हो बहुत सारे जितने मोन्यूमेंट्स होते हैं उन स्थलों को वर्ल्ड लेवल का स्थल बनाने की बात करी जाती है इसके द्वारा। तो अगेन इसका सही ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इंडिया। भारत में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जुलाई 21 से 31 2024 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बात हो रहा है कि इंडिया इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, पहली बार। इसके पहले इंडिया ने अध्यक्षता नहीं करी है। विश्व धरोहर समिति जिसमें 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान, सुरक्षा, संरक्षण और प्रस्तुति से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए सालाना इकट्ठा होती है,
ठीक है, और कंफर्मेशन दिया जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा सागर मेला शुरू हुआ है? किस राज्य में गंगा सागर मेला शुरू हुआ है? तो गंगा सागर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो गंगा सागर मेला भी कहां पर आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। तो मेला 17 जनवरी तक चलने की बात कही गई थी। माघ मेला बेसिकली जो संक्रांति का पर्व होता है उसी के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। यहाँ पर सीएम ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है ममता बनर्जी ने। द शाही स्नान विल बी हेल्ड ऑन 15th एंड 16th जनवरी। तो अगेन मेले के दिन गंगा सागर में शाही स्नान होता है, तो 15-16 को शाही स्नान भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यूनेस्को को एक लेटर लिखा है राज्य सरकार के द्वारा जिसमें कहा गया कि गंगा सागर मेला को हेरिटेज साइट घोषित कर दीजिए, हेरिटेज साइट घोषित कर दीजिए। वेस्ट बंगाल की बात करें, कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है यहाँ के सीवी आनंद बोस। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको रिवीजन वाला पसंद आया होगा। सेशन कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस सेशन में इसी तरीके से हम प्रश्न लेकर के आएंगे। तो ये तीसरा सेशन कंप्लीट हुआ, इसके पहले के 2 सेशन हैं। प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप जरूर देखिए। ठीक है, और अगेन डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें भी इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।